हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपका स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार का पार्ट 2 67 बीपीएससी का सीरीज चल रहा है। तो पार्ट 2 है ये अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व पे हम लोगों ने छोड़ा था प्रीवियस वीडियो। अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। इनका कार्यकाल था 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। माता का नाम था सुभद्रांगी। माता के अन्य नाम थे धम्मा। सुभद्रांगी का दूसरा नाम था धम्मा। पाशादिका, जनपद कल्याणी, ये अन्य नाम थे सुभद्रांगी के। तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार, माता का नाम सुभद्रांगी और सुभद्रांगी के अन्य नाम धम्मा, पाशादिका, जनपद कल्याणी। पाशादिका और जनपद कल्याणी। अगर अशोक की बात करें तो इनकी पत्नियां थी, उनके नाम है देवी, पद्मावती, कारुवाकी, तिष्यरक्षिता। बहुत सारा शादी किया था इन्होंने। देवी से शादी किया था, पद्मावती से किया था, कारुवाकी से किया था और तिष्यरक्षिता से भी किया था। अशोक के पुत्र थे जालौक, महेंद्र, तीवर व कुणाल। कौन कौन थे? कुणाल, तीवर, महेंद्र, जालौक और भी सारे पुत्र थे। ओके, चार जो मेन थे उनका नाम यहाँ पे लिखा है, जालौक, महेंद्र, तीवर और कुणाल। पुत्री थी शंखमित्रा, चारुमती और मंत्री थे राधागुप्त। ओके, पुत्री का नाम संघमित्रा, चारुमती और मंत्री का नाम राधागुप्त। अशोक के नाम विष्णु पुराण में अशोक का नाम अशोक वर्धन कहा गया है। मास्की अभिलेख में अशोक का नाम बुद्ध शाक्य है। भाब्रू लेख में मगधाधिराज नाम रखा गया है अशोक का और बराबर गुहा लेख में प्रियदर्शी राजा कहा गया है। रान्यो अशोक जो नाम है ये कंगनहल्ली में बोला गया है और वहीं रुमनी देई, निगलीवा, रूपनाथ व गिरनार में देवानाम प्रियदर्शी कहा गया है। देवानाम प्रियदर्शी, देवानाम प्रियदर्शी रुमनी देई, निगलीवा, रूपनाथ व गिरनार में कहा गया है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बीपीएससी में पूछा भी गया है। महाराजा कुमार, यह नाम पनगोरारिया अभिलेख में है। पनगोरारिया अभिलेख में महाराजा कुमार नाम है अशोक का। और अशोक का नाम अशोक मास्की, गुर्जरा, मैतूर एवं उडेगोलन लेख में है। याद नहीं हुआ सर तो पता ही है, रिपीट करेंगे तो याद होगा। अशोक वर्धन विष्णु पुराण में नाम है अशोक का। विष्णु पुराण में अशोक वर्धन नाम है और मास्की लेख में जो मास्की अभिलेख है उसमें बुद्ध शाक्य नाम है, शाक्य मुनि। बुद्ध शाक्य मास्की अभिलेख में है। भाब्रू लेख में मगधाधिराज कहा गया है अशोक को। प्रियदर्शी राजा बराबर गुहा लेख में कहा गया है अशोक को। प्रियदर्शी राजा बराबर गुहा लेख में, मगधाधिराज भाब्रू लेख में और बराबर गुहा लेख में प्रियदर्शी राजा। कंगनहल्ली में रान्यो अशोक नाम है इसका। कंगनहल्ली में रान्यो अशोक। देवानांग प्रियदर्शी, देवानांग प्रियदर्शी रुमनी देई अभिलेख, निगलीवा, रूपनाथ व गिरनार अभिलेख में मिलता है अशोक का नाम। ओके, महाराजा कुमार पनगोरारिया अभिलेख में मिलता है अशोक का नाम, पनगोरारिया अभिलेख। अशोक का नाम अशोक मास्की, गुर्जरा, मैतूर और उडेगोलन अभिलेख में मिलता है। अशोक के अभिलेख हैं। अशोक का जो अभिलेख है इसके खोज करता है टी फैंथलर 1750 ईस्वी में। 1750 ईस्वी में टी फैंथलर ने अशोक के अभिलेख का खोज किया था और इसको सबसे पहले पढ़ा था इस अभिलेख को जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। दिल्ली टोपरा अभिलेख ये था जिसको पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, दिल्ली टोपरा अभिलेख। और अभिलेखों का लेखक चापड़। अभिलेखों का जो लेखक था वो चापड़ था। अशोक के अभिलेखों की लिपि, अशोक का जो अभिलेख था उसका कौन सा लिपि था? 4 लिपि था, आरमाइक, खरोष्टी, ब्राह्मी, द्विभाषिक। भाषा प्राकृत था। अशोक की 4 लिपियां थी जिसमें अभिलेख लिखा गया था, वो था अरामाइक, खरोष्टी, ब्राह्मी, द्विभाषिक। अच्छा, अरामाइक लघमान एवं तक्षशिला के जो लेख हैं वो अरामाइक लिपि में लिखी गई।
लघुमान एवं तक्षशिला के। जो खरोष्ठी के अभिलेख हैं, खरोष्ठी में जो लिखा गया है वह शहबाजगढ़ी और मानसेहरा से प्राप्त अभिलेख है। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा से प्राप्त अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? खरोष्ठी। और जितना भी अन्य समस्त स्तंभ का और गुहा लेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। द्विभाषिक जो लिखा गया है संरेखुना अभिलेख लिखा गया है वो अरामाइक और यूनानी लिपि में लिखा गया है। ओके, इसको द्विभाषिक बोलते हैं। वो कौन सा अभिलेख है? संरेखुना अभिलेख, द्विभाषिक, अरामाइक और यूनानी। और अशोक की जो भाषा थी वो प्राकृत थी। ब्राह्मी भाषा में इस 5 को छोड़कर लघुमान एवं तक्षशिला, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा, संरेखुना अभिलेख, इस 5 अभिलेख को छोड़कर अन्य जितने भी स्तंभ लेख थे, गुहा लेख थे, वो सारे ब्राह्मी लिपि में है। याद रखना है आपको, मात्र 5 याद रखना है। कौन कौन? अरामाइक लिपि। अरामाइक लिपि में लघुमान एवं तक्षशिला से प्राप्त अभिलेख लिखे गए हैं। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा से प्राप्त अभिलेख खरोष्ठी में लिखे गए हैं। संरेखुना अभिलेख ये अरामाइक और यूनानी भाषा द्विभाषिक में लिखे गए हैं और प्राकृत भाषा थी यहाँ की। बिहार में स्थित अशोक के अभिलेख, अशोक के जो अभिलेख थे बिहार में कौन कौन से अभिलेख स्थित हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। देखिए, एक था लघु शिलालेख और स्तंभ लेख। लघु छोटा शिलालेख था जो सासाराम से प्राप्त हुआ है और सासाराम बिहार में है। स्तंभ लेख भी प्राप्त हुआ है। वो कौन कौन से हैं? लौरिया नंदनगढ़ से, पश्चिम चंपारण में है ये लौरिया। और दूसरा लौरिया जो अरेराज से प्राप्त हुआ है वो पूर्वी चंपारण में। लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण और लौरिया नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण, ये 2 है। और तीसरा मिला है पश्चिम चंपारण से ही रामपुरवा स्तंभ लेख। तो 2 मिला है पश्चिम चंपारण से। कौन कौन? एक मिला है लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा स्तंभ लेख पश्चिम चंपारण। 2 लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा पश्चिम चंपारण से, और एक मिला है लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण से। ठीक है। एक गुहा लेख भी मिला है अशोक के काल का बिहार में। गुहा लेख क्या है? गया से मिला है और वो है बराबर की पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। गुहा लेख बराबर की पहाड़ी से, और ये बराबर की पहाड़ी कहाँ है? गया में है। और इसके खोजकर्ता कौन है? हैरिंगटन। 1785 ईस्वी में हैरिंगटन ने इसकी खोज की थी। हैरिंगटन ने 1785 ईस्वी में हैरिंगटन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ओके। अशोककालीन विदेशी शासक, अशोककालीन विदेशी शासक जो थे वो थे एंटियोकस, टॉलमी फिलाडेल्फस, एंटीगोनस, मगस, अलेक्जेंडर। 1 2 3 और 4 5 के बारे में बात किया गया है। अशोक के काल में, जिस समय अशोक का शासन काल था, उस समय विदेशी शासक कौन कौन थे? वो थे एंटियोकस। इनका भारतीय नाम जो था एंटियोकस का अंतियोक था। क्या नाम था? अंतियोक। और ये किस देश से थे? सीरिया। सीरिया का नरेश था एंटियोकस। सीरिया देश के शासक थे ये, और ये अशोक के समकालीन थे। टॉलमी फिलाडेल्फस, इनका भारतीय नाम था तुर्मय, और ये कौन से देश से थे? मिस्र से। मिस्र देश के शासक थे टॉलमी फिलाडेल्फस और अशोक के समकालीन थे। भारतीय नाम तुर्मय था। एंटियोकस, एंटीगोनस बोलते हैं इसको। एंटीगोनस था भारतीय नाम अंतकिनी, अंतकिनी, और ये मकदोनिया देश के शासक थे। अशोक के समकालीन थे। मकदोनिया देश के शासक एंटीगोनस। अब था मगस, इनका नाम मग था भारतीय नाम, और ये साइरिन या सीरिन देश के शासक थे। अशोक के समकालीन थे। साइरिन या सीरिन देश के शासक मगस थे। अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर इसका जो देश था एपिरस था। एपिरस के शासक थे अलेक्जेंडर। और अलिक सुंदर भारतीय नाम था इसका, अलिक सुंदर। अलेक्जेंडर को अलिक सुंदर बोलते थे भारत में। अशोक के कालीन शासक, अशोककालीन विदेशी शासक थे एंटियोकस, भारतीय नाम अंतियोक, देश सीरिया। टॉलमी फिलाडेल्फस थे, भारतीय नाम तुर्मय, देश मिस्र। एंटीगोनस, भारतीय नाम अंतकिनी, देश मकदोनिया। मगस, भारतीय नाम मग, देश साइरिन या सीरिन। अलेक्जेंडर, भारतीय नाम अलिक सुंदर और देश एपिरस। बात करते हैं मौर्यकालीन प्रांत व राजधानी की। मौर्यकालीन प्रांत व राजधानी कौन कौन थे? उत्तरापथ, उदीच, जिसको तक्षशिला बोलते थे। उत्तरापथ, उदीच,
तक्षशिला। अवंती जिसको उज्जैनी भी बोलते हैं, महिष्मती भी बोलते हैं, महिष्मती साम्राज्य, अवंती बाहुबली में है ना महिष्मती साम्राज्य। अवंती उज्जैनी, उज्जैन है ना ये मध्य प्रदेश का एरिया उस समय था। तो अवंती उज्जैनी महिष्मती ये मौर्यकालीन प्रांत और राजधानी बात कर रहे हैं। और दक्षिणा पथ था सुवर्णगिरी, उत्तरा पथ में उदीच तक्षशिला, अवंती उज्जैनी महिष्मती और दक्षिणा पथ में सुवर्णगिरी। प्राची नाम से भी इसका प्रांत था जिसको पाटलिपुत्र बोलते हैं। और कलिंग जिसको तोसली कहा जाता है। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। और इन्होंने 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। धनदेव का अयोध्या अभिलेख शुंग वंश से संबंधित है। उपाधि सेनानी औदभिज कोसलाधिप, ये पुष्यमित्र शुंग के उपाधि है, सेनानी औदभिज कोसलाधिप। और शुंग वंश में कुल 10 शासक हुए। कितने शासक हुए? 10। अंतिम शासक था देवभूति शुंग वंश का। राजधानी था पाटलिपुत्र, पटना जिसको पाटलिपुत्र बोलते हैं। और शुंग वंश के बाद आया कण्व वंश। कण्व वंश इसके संस्थापक थे वासुदेव। अंतिम शुंग शासक था देवभूति और अंतिम शासक था सुशर्मा कण्व वंश का। कण्व वंश का जो संस्थापक है वासुदेव, इन्होंने अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या कर दी थी। और कण्व वंश का जो अंतिम शासक था वो था सुशर्मा, और यह था ब्राह्मण वंश। उसके बाद ब्राह्मण वंश प्रारंभ हुआ सुशर्मा के बाद। और इसके कुल 4 शासक हुए, वासुदेव, नारायण, भूमिमित्र, सुशर्मा। कुल शासक कितने थे? 4। ब्राह्मण वंश था ये। वासुदेव, नारायण, भूमिमित्र, सुशर्मा। चलिए परीक्षा दृष्टि को देखते हैं और ये काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। बिंदुसार के दरबार में रहने वाला आजीवक भविष्य वक्ता कौन था? उसका नाम था पिंगलवत्स। यह अशोक के सम्राट बनने की भविष्यवाणी किया था। बिंदुसार के दरबार में रहने वाला आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स था, पिंगलवत्स, जिसने अशोक के सम्राट बनने की भविष्यवाणी की थी और सच भी हो गया। बिंदुसार द्वारा सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मांगी गई वस्तु थी अंगूरी, मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। समझ में आया क्या क्या था? 3 चीजें मांगी गई थी बिंदुसार के द्वारा, वो भी सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से। अंगूरी, मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। चंद्रगुप्त के साथ श्रवणबेलगोला जाने वाले जैन आचार्य थे भद्रबाहु। चंद्रगुप्त के साथ श्रवणबेलगोला जाने वाले जैन आचार्य थे भद्रबाहु। प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्री परिषद थी बिंदुसार की, और प्राचीन काल में जो सबसे बड़ी मंत्री परिषद थी वो बिंदुसार की थी। बिंदुसार के प्रमुख पुत्र थे सुसीम जो सबसे बड़ा था, अशोक तिस सबसे छोटा। बिंदुसार के प्रमुख पुत्र थे सुसीम सबसे बड़ा और अशोक तिस सबसे छोटा। तो हम लोगों ने यहाँ पर कण्व वंश तक पढ़ लिया है और क्या क्या पढ़ा है इसका रिवीजन कर लेते हैं एक नजर में। अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन रहा इनका। पिता बिंदुसार, माता सुभद्रांगी, माता का अन्य नाम था धम्मा पाशादिका, जनपद कल्याणी। पत्नी का नाम था, अशोक की पत्नी का नाम देवी पद्मावती कारुवाकी तिष्य रक्षिता। देवी पद्मावती कारुवाती तिष्य रक्षिता, 4 पत्नियां थी। पुत्री संघमित्रा, चारुमती और मंत्री राधा गुप्त। पुत्र थे जालौक, महेंद्र, तीवर व कुणाल। अशोक के नाम विष्णु पुराण में अशोक वर्धन मिलता है और मास्की अभिलेख में बुद्ध शाक्य, भाबरू अभिलेख में मगधाधिराज, बराबर गुहा लेख में प्रियदर्शी राजा, कंगनहल्ली में रानियों अशोक और रुन्नीदेई, निगलीवा, रूपनाथ व गिरनार अभिलेख में देवानाम प्रियदर्शी देवानाम प्रियदर्शी मिलता है। पनगोरारिया अभिलेख में महाराज कुमार नाम मिलता है। पनगोरारिया अभिलेख में अशोक का नाम महाराज कुमार मिलता है। मास्की, गुर्जरा, नेतुर व उडेगोलन लेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक के अभिलेख के खोजकर्ता थे टी फैंथलर 1750 ईस्वी में। पहले पढ़ा था इसे जेम्स प्रिंसेप ने दिल्ली टोपरा अभिलेख को, और ये अभिलेखों का लेखक चापड़ था।
अशोक के अभिलेखों की लिपि थी 4, आरमाइक, खरोष्टी, ब्राह्मी और द्विभाषिक। आरमाइक लघुमान एवं तक्षशिला से प्राप्त अभिलेख में लिखा गया है और शहबाजगढ़ी मानसेहरा अभिलेख जो है वो खरोष्टी लिपि में लिखी गई है। संरेखना अभिलेख, जिसको संलेखना अभिलेख भी बोलते हैं, अरमाइक और यूनानी भाषा में लिखा गया, इसलिए द्विभाषिक है। और इस 5 अभिलेखों के अलावा जितने भी स्तंभ एवं गुहा लेख हैं वो ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं। और अशोक के अभिलेखों की भाषा जो थी वो प्राकृत थी। लिपि की बात करें तो अलग थी और भाषा प्राकृत थी। बिहार में स्थित अशोक के अभिलेख हैं लघु शिलालेख जो कि सासाराम से प्राप्त हुए हैं, और स्तंभ शिलालेख जो कि 3 जगहों से, लौरिया नंदनगढ़ पश्चिम चंपारण से, रामपुरवा पश्चिम चंपारण से और लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण से प्राप्त हुए। और अशोक के गुहा लेख हैं जो कि गया में बराबर की पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं और इसके खोज करता है हैरिंगटन 1785 ईस्वी में। अशोक कालीन विदेशी शासक रहे हैं एंटियोकस, भारतीय नाम अंतियोक, देश सीरिया है, और टॉलमी फिलाडेल्फस, भारतीय नाम तुर्मै, देश मिस्र था। उसके बाद एंटीगोनस है, भारतीय नाम अंतकिनी है, देश मकदोनिया था। मगस, भारतीय नाम मग और देश साइरिन या सिरिन था। अलेक्जेंडर, भारतीय नाम अलिक सुंदर था और देश एपिरस। मौर्यकालीन प्रांत व राजधानी: उत्तरापथ उदिच तक्षशिला, अवंती उज्जैनी महेश्मती, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी और प्राची पाटलिपुत्र, कलिंग तोसली। इसके बाद कण्व वंश आया जिसके संस्थापक थे वासुदेव। अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या की थी कण्व ने, वासुदेव ने, कण्व वंश के जो संस्थापक थे। और कण्व वंश के अंतिम शासक थे सुशर्मा और यह ब्राह्मण वंश था। और इसके 4 शासक हुए, वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य: बिंदुसार के दरबार में रहने वाला आजीवक भविष्यवक्ता था पिंगलवत्स, अशोक के सम्राट बनने की भविष्यवाणी। बिंदुसार द्वारा सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मांगी गई वस्तुएं थी अंगूरी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। चंद्रगुप्त के साथ श्रवणबेलगोला जाने वाले जैन आचार्य थे भद्रबाहु। प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्री परिषद थी बिंदुसार की। बिंदुसार के प्रमुख पुत्र सुसीम सबसे बड़ा और अशोक इससे सबसे छोटा था। पाल वंश युगीन बिहार, इसके संस्थापक थे गोपाल और इनका कार्यकाल था 750 से 770 ईस्वी। गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे। 750 से 770 ईस्वी और ये 20 वर्षों तक रहे। इन्होंने मगध पर अधिकार किया। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना, पाल वंश, गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। उनके बाद आए धर्मपाल। धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी तक अपने साम्राज्य को चलाया, 40 वर्षों तक। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जो कि भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया और साथ ही साथ सोमपुरी विहार का निर्माण किया। सोमपुरी विहार का भी निर्माण किया गया धर्मपाल के द्वारा। 2 चीजें किया गया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थापना और सोमपुरी विहार का निर्माण किया गया। उसके बाद आया पाल वंश के शासक देवपाल 810 से 850 ईस्वी में। देवपाल 810 से 850 ईस्वी। राजधानी मुंगेर को बनाया इन्होंने और प्रतिहार शासक मिहिर भोज पर विजय प्राप्त किया। प्रतिहार शासक मिहिर भोज पर इन्होंने विजय प्राप्त किया और नालंदा में जावा के शासक बालपुत्र देव द्वारा छात्रावास का निर्माण करवाया। तो काफी एजुकेशन से जुड़ा हुआ रहा है पाल वंश। नालंदा में जावा के शासक बालपुत्र देव द्वारा छात्रावास का निर्माण हुआ। नालंदा का प्रधानाचार्य आचार्य वीर देव थे। कौन थे? आचार्य वीर देव, नालंदा का प्रधानाचार्य। क्लियर है? अब वंश आया मगध का उत्तर गुप्त वंश और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्रा। उत्तर गुप्त वंश बोलते हैं, उत्तर गुप्त वंश मगध का। संस्थापक था कृष्णगुप्त। कृष्णगुप्त इसके संस्थापक थे मगध के उत्तर गुप्त वंश का। और यहां से जो अभिलेख है, अपसढ़ लेख है, उत्तर गुप्त वंश से संबंधित है। मगध के उत्तर गुप्त वंश से संबंधित अभिलेख है अपसढ़ लेख। संस्थापक कृष्णगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र। फिर आया सेन वंश और संस्थापक थे सामंत सेन। सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन
और ये सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। विजय सेन ने कर्नाट वंशीय नान्य देव पर विजय प्राप्त की। कर्नाट वंशीय नान्य देव पर विजय प्राप्त की और बल्लाल सेन दान सागर व अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना की। विजय सेन ने, कितना कृति है इनका, बल्लाल सेन दान सागर व अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना की। कर्नाट वंशीय नान्य देव पर विजय भी प्राप्त किया, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक भी थे। सेन वंश का अंतिम शासक हुआ लक्ष्मण सेन। कौन सा हुआ? लक्ष्मण सेन, सेन वंश का अंतिम शासक। और इसके दरबारी कवि थे गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। आपने सुना है ना, काफी बार पढ़ा भी होगा। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव। जयदेव। और ये जयदेव किस शासक के काल में थे? तो लक्ष्मण सेन। और किस वंश के काल में थे? तो सेन वंश के काल के लक्ष्मण सेन जो शासक थे, उनके यहाँ उनके दरबार में जयदेव दरबारी कवि थे और इन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी। लक्ष्मण सेन बख्तियार खिलजी द्वारा पराजित हुए थे। किसके द्वारा पराजित हुए थे? बख्तियार खिलजी द्वारा। मिथिला का कर्नाट वंश, मिथिला का जो कर्नाट वंश है, इसके संस्थापक थे नान्य देव। मिथिला है, मिथिला क्षेत्र दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर का एरिया है। तो इसके संस्थापक थे मिथिला कर्नाट वंश के संस्थापक नान्य देव। और पाल वंशीय रामपाल के समकालीन थे नान्य देव। पाल वंशीय रामपाल के समकालीन थे। और नान्य देव ने जो उपाधि धारण की थी कर्नाट कुलभूषण का, इसका कर्नाट कुलभूषण का। और कर्नाट वंश की राजधानी थी सिमरावगढ़, वर्तमान में नेपाल में है। राजधानी कहाँ था? सिमरावगढ़, और वर्तमान में नेपाल में। प्रमुख शासक इसके हुए नरसिंह देव। बख्तियार खिलजी को नजराना दिया करते थे ये। कर्नाट वंश के प्रमुख शासक काफी अच्छे थे ये, और सभी शासकों में सबसे प्रमुख माना गया है इनको, नरसिंह देव को। लेकिन ये बख्तियार खिलजी को नजराना देते थे। उसके बाद कर्नाट वंश के शासक हुए हरि सिंह देव। हरि सिंह देव गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के समय शासक था। जिस समय गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान हो रहा था, उस समय ये कर्नाट वंश के शासक थे मिथिला क्षेत्र के। हरि सिंह ने रजिस्टर प्रबंधन या रजिस्टर मैनेजमेंट, पंजी प्रबंधन का विकास किया था। पंजी प्रबंध का विकास किसने किया था? हरि सिंह देव ने। और कहा जाता है कि हरि सिंह देव के काल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा गया है, गोल्डन एरा। मिथिला का स्वर्ण युग रहा है हरि सिंह देव का काल। कर्नाट वंश का अंतिम शासक थे ये हरि सिंह देव, ये भी याद रखना है। मिथिला के कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे हरि सिंह देव। परीक्षा दृष्टि से देखते हैं, पाल वंश का अंतिम शासक रामपाल था। पाल वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? रामपाल। और यहाँ पे दिखाया भी गया है कि जो पाल वंश का अंतिम शासक रामपाल था, उसके समकालीन थे नान्य देव। कैवर्त विद्रोह के समय शासक था रामपाल। कवि सोडल द्वारा उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी गई थी धर्मपाल को। उत्तरापद स्वामी की उपाधि धर्मपाल को दिया गया था, और ये कवि सोडल के द्वारा दिया गया था। ये कवि थे सोडल, सोडल नाम के कवि, उनके द्वारा उत्तरापद स्वामी की उपाधि धर्मपाल को दी गई थी। उदंतपुरी महाविहार किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह पंचानन नदी के किनारे। उदंतपुरी महाविहार किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह पंचानन नदी के किनारे स्थित है। हमने पढ़ा पाल वंशीय युगीन बिहार की। इसके संस्थापक गोपाल थे। इनका कार्यकाल था 750 से 770 ईस्वी। इन्होंने मगध पर अधिकार किया। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गोपाल ने। उसके बाद धर्मपाल आए, 770 से 810 तक इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने उपाधि धारण की उत्तरापद स्वामी की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना की। सोमपुरी विहार का निर्माण किया। देवपाल 810 से 850 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। राजधानी मुंगेर इन्होंने बनाया, और ये प्रतिहार शासक मिहिर भोज पर विजय प्राप्त किए। नालंदा में जावा के शासक बालपुत्र देव द्वारा छात्रावास का निर्माण किया गया, और नालंदा का प्रधानाचार्य आचार्य वीर देव थे। मगध का उत्तर गुप्त वंश, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। संस्थापक कृष्णगुप्त। अभिलेख अपसढ़ लेख। सेन वंश आता है उसके बाद, संस्थापक सामंत सेन,
और इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे विजय सिंह। कर्नाट वंशीय नान्य देव पर विजय प्राप्त किया इन्होंने। बल्लाल सेन दान सागर व अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना की। अंतिम शासक थे सेन वंश के लक्ष्मण सेन। दरबारी कवि इनके जो थे वो जयदेव थे और जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। बख्तियार खिलजी द्वारा ये पराजित हुए थे। मिथिला का कर्नाट वंश की चर्चा करेंगे। संस्थापक नान्य देव थे। पाल वंशी रामपाल का समकालीन थे ये। इन्होंने उपाधि कर्नाट कुलभूषण धारण की थी और राजधानी सिमरावगढ़ में था मिथिला का कर्नाट वंश का। अभी सिमरावगढ़ नेपाल में है वर्तमान में। प्रमुख शासक नरसिंह देव थे जो बख्तियार खिलजी को नजराना दिया करते थे। अंतिम शासक हरि सिंह देव थे और ये गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के समय शासक थे। हरि सिंह देव पंजी प्रबंध का विकास किए थे। मिथिला का स्वर्ण युग है ये और कर्नाट वंश का अंतिम शासक थे। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। परीक्षा दृष्टि की बात करें तो पाल वंश का अंतिम शासक रामपाल थे। कैवर्त विद्रोह के समय शासक रामपाल थे। कवि सोड्डल द्वारा उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धर्मपाल को दी गई थी। उदंतपुरी महाविहार किस नदी के किनारे स्थित था? तो वो पंचानन नदी के किनारे। बिहार में जन्मे जैन तीर्थंकर की चर्चा है यहाँ पे। जो इंपोर्टेंट है उनके बारे में बताया गया है। 10वें तीर्थंकर थे शीतलनाथ। शीतल थे शीतलनाथ 10वें तीर्थंकर। 12वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के वसुपूज्य और इनकी जन्मभूमि थी चंपापुरी। और ये कहाँ है? चंपा भागलपुर में। चंपापुरी भागलपुर के निकट है और ये जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे वसुपूज्य। फिर मिथिला में जन्म हुआ 19वें तीर्थंकर का जिनका नाम था मल्लीनाथ। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ, जन्मभूमि मिथिला। 20वें तीर्थंकर हुए शुभव्रतनाथ। शुभव्रतनाथ जन्मभूमि राजगिरी, जिसे राजगिरी भी कहा जाता है। 21वें तीर्थंकर हुए नमीनाथ। नमीनाथ जन्मभूमि मिथिला। मिथिला में 2 हुए, मल्लीनाथ, नमीनाथ और सब नाथे हैं। राजगिरी में सुब्रतनाथ, शीतलनाथ और वसुपूज्य जो हुए थे चंपापुरी भागलपुर के। मिथिला में मल्लीनाथ और नमीनाथ। अब हम लोग जैन धर्म में महावीर और बिहार की चर्चा करेंगे। महावीर का जन्म वैशाली बसाड़ मुजफ्फरपुर में हुआ था। कुंडन ग्राम भी बोलते हैं ना। और इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी ऋजुपालिका नदी के तट पर जृंभिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे। महावीर का जन्म वैशाली बसाड़ मुजफ्फरपुर। कैवल्य की प्राप्ति हुई ऋजुपालिका नदी के तट पर जृंभिक ग्राम में शाल वृक्ष के नीचे। और प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने राजगृह में बराकर नदी। ये राजगीर में बराकर नदी है, वहां पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। बराकर नदी के तट पर विपुलाचल पहाड़ी पर। कौन सा पहाड़ी था? विपुलांचल पहाड़ी। विपुलाचल पहाड़ी पर प्रथम उपदेश दिया था राजगीर में। और प्रथम वर्षावास इनका हुआ था अस्तिका ग्राम में। प्रथम वर्षावास अस्तिका ग्राम। इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई पावापुरी में, राजगृह के समीप। पावापुरी राजगीर में ही निर्वाण की प्राप्ति हुई और इन्होंने यहाँ देह त्याग किया था। परीक्षा दृष्टि देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। बिहार में निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? जो बिहार में आकर निर्वाण प्राप्त किया है वो 2 थे। वो थे महावीर पावापुरी और वसुपूज्य चंपा। वसुपूज्य ने निर्वाण प्राप्त किया चंपा भागलपुर में और महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया पावापुरी राजगीर में, जिसको राजगृह भी बोलते हैं। सम्मेद शिखर झारखंड पर निर्माण प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों की संख्या 20 है। कितनी है? 20। जो कि झारखंड में है सम्मेद शिखर, उस पर ये 20 तीर्थंकर है जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था और इनकी संख्या 20 है। सम्मेद शिखर झारखंड पर निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों की संख्या 20 है। अब हम लोग बात करते हैं जैन संगीतियां की। 2 जैन संगीतियां हुई थी जैन धर्म में, प्रथम और द्वितीय। प्रथम हुआ था पाटलिपुत्र में और द्वितीय हुआ था गुजरात के बल्लभी में। ये चर्चा करते हैं। प्रथम संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। स्थूलभद्र थे अध्यक्ष पाटलिपुत्र प्रथम जैन संगीति के। और 310 ईसा पूर्व में ये संगीति हुई थी, वर्ष 310 ईसा पूर्व में। परिणाम क्या हुआ था इस प्रथम संगीति का? लुप्त ग्रंथों का संकलन हुआ। जो ग्रंथ अपना अस्तित्व खो रहे थे
उसका संकलन किया गया। श्वेतांबर व दिगंबर में विभाजन हुआ। प्रथम जैन संगति में 2 भागों में विभाजित हुआ जैन धर्म, एक श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। उसके बाद द्वितीय संगति हुई वल्लभी गुजरात में और इसके अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा श्रवण। देवर्धि क्षमा श्रवण वर्ष 512 ईस्वी का था जब द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वल्लभी गुजरात में। इसका परिणाम क्या निकला? ग्रंथों का संकलन किया गया। 512 ईस्वी में हुई थी द्वितीय बौद्ध संगति और 310 ईसा पूर्व में हुई थी प्रथम संगति। अब बात करते हैं बौद्ध संगति की। देखिए, प्रथम संगति जो हुई थी बौद्ध संगति का, वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, 483। महात्मा बुद्ध के निर्वाण के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। महान बुद्ध, भगवान बुद्ध, इनकी संगति हुई प्रथम। तो उस महान बुद्ध संगति के अध्यक्ष थे मिल गया महाकश्यप प्रथम। और जब प्रथम बौद्ध संगति हुई थी तो उस समय जो इनके शासक थे वो थे अजातशत्रु और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कहाँ हुआ था प्रथम बौद्ध संगति? राजगृह सप्तपर्णी गुफा में, यानी राजगीर में सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। और जो प्रथम कार्य हुआ इसमें मेन जो प्रमुख कार्य हुआ वो था सुत्त एवं विनय पिटक का संकलन किया गया। प्रथम बौद्ध संगति में ही सुत्त पिटक एवं विनय पिटक का संकलन किया गया था। शासक अजातशत्रु थे, अध्यक्ष महाकश्यप थे, वर्ष 483 ईसा पूर्व था, स्थान राजगृह सप्तपर्णी गुफा था। और अध्यक्ष जब पूछ लिया जाता है, बौद्ध संगति तो लोग याद कर लेता, चलो प्रथम हो गया था राजगीर में, दूसरा हो गया वैशाली में, तीसरा हो गया पटना में, चौथा हो गया कश्मीर के कुंडलवन में। लेकिन जब अध्यक्ष की बात होती है ना, अध्यक्ष या शासक पूछ लेता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसको कंप्लीट करना चाहिए। प्रथम बौद्ध संगति में जो शासक थे जिस समय ये हो रहा था बौद्ध संगति, तो उस समय शासक थे अजातशत्रु और उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। ये 2 चीज याद रखना है। कार्य क्या हुआ था? सूत पिटक एवं विनय पिटक, इनका संकलन किया गया था 483 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगति की बात की गई है। देखिए, द्वितीय बौद्ध संगति ये 383 ईसा पूर्व में आता है, 100 साल के बाद ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में। स्थान कौन सा था? वैशाली। और अध्यक्ष थे इसके सुबुकामी, याद रखना। प्रथम थे महान बुद्ध की मृत्यु के बाद महाकश्यप, द्वितीय सुबुकामी, ये प्रथम के थे अध्यक्ष। और अजातशत्रु शासक थे उस समय के, ये भी याद रखना। इस समय शासक थे कालाशोक और कनिष्क में कभी भी कंफ्यूजन नहीं करना है। कालाशोक दूसरा, ये दूसरे शासक थे जिन्होंने सुबुकामी की अध्यक्षता में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति करवाई थी। और कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगति करवाया था कश्मीर के कुंडलवन। तो उसमें कनिष्क शासक थे, तो याद रहेगा। सुबुकामी अध्यक्ष थे द्वितीय बौद्ध संगति के, 383 ईसा पूर्व में हुआ था। शासक उस समय कालाशोक थे और स्थान वैशाली था। जो प्रमुख कार्य हुए थे द्वितीय बौद्ध संगति में, स्थविर एवं महासांघिक में विभाजन हुआ था। कहते हैं तृतीय संगति की। बौद्ध धर्म में तृतीय संगति जो हुई थी ये वर्ष 247 ईसा पूर्व में हुआ था। ये 2 का तो नाम वर्ष याद करना आसान है, 483 और 383, 100 साल का अंतर है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, है ना। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। 247 को कैसे याद है? आप 2 4 याद है, 3 के बाद 2 आता है ना, और ये 2 के बाद 4 याद कर लीजिए, 2 4 7। 247 ईसा पूर्व में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी और अध्यक्ष जो थे इसके मुगलीपुत्र तिस्स थे। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मुगली तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष। और उस समय जो शासक थे वो अशोक थे। तो हमने देख लिया, 3 को रिकॉल कर सकते हैं आप। प्रथम बौद्ध संगति में जो शासक थे वो थे अजातशत्रु। बार बार मैं लिख रहा हूं ताकि आपको कंठस्थ याद हो जाए। दूसरा जो था कालाशोक। और काल में अशोक जुड़ा हुआ है, तभी तो है कालाशोक। काल में ही अशोक का नाम छिपा है, तो अशोक लिख दीजिए तृतीय। और चौथा हो जाएगा कनिष्क। याद रहेगा कि प्रथम बौद्ध संगति में जो शासक थे अजातशत्रु थे, दूसरी बौद्ध संगति में शासक कालाशोक थे,
तृतीय बौद्ध संगति में जो शासक थे वो अशोक थे, और चतुर्थ बौद्ध संगति में जो शासक थे वो कनिष्क थे। जब यहाँ पे बात कर लिया जाए कि प्रथम बौद्ध संगति में अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष हो जाएगा प्रथम बौद्ध संगति का, महान बुद्ध का निर्वाण हुआ था तो महाकश्यप, यही है ना। दूसरा जो था सुबुकामी, याद रखना है इसको। और अशोक का जो तीसरा था इसमें मोगली, जंगल जंगल बात चले, मोगली पुत्तिस, मोगली पुत्तिस, इस याद कर लेंगे। और कनिष्क चौथा जो अध्यक्ष थे वसुमित्र, ये पहले ही बता दे रहा हूं, मैं पढ़ाया नहीं है। अश्वघोष कौन थे? अश्वघोष। तो इतना याद रखिए कि बौद्ध धर्म में जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, यही चीज जो अभी मैं लिख रहा हूँ यही मोस्ट है, ये आगे आपको तो याद रहेगा। 483 ईसा पूर्व में हुआ था ये प्रथम बौद्ध संगति। 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगति। फिर तृतीय हुआ था 247 ईसा पूर्व में। ओके, चतुर्थ जो हुआ था एकदम इजी है याद करना, ये पहली शताब्दी में ही हुआ था, ये पहली शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, याद रहेगा। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु शासक थे और अध्यक्ष महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में कालाशोक शासक थे और अध्यक्ष सुबुकामी। तृतीय बौद्ध संगति 447 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में, और मोगली पुत्तिस इसके अध्यक्ष थे। और चतुर्थ बौद्ध संगति पहली ईसा पूर्व में हुई थी, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में, कनिष्क शासक थे और अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अशोक घोष थे, याद रहेगा। तृतीय बौद्ध संगति 247 ईसा पूर्व में, स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगली पुत्तिस और शासक अशोक थे। प्रमुख कार्य हुआ था अभिधम पिटक का संकलन, अभिधम पिटक का संकलन प्रमुख कार्य था तृतीय बौद्ध संगति का। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी वो हुई थी पहली शताब्दी ईस्वी में, स्थान था कुंडलवन कश्मीर में, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष, शासक थे कनिष्क, और प्रमुख कार्य हुआ था हीनयान एवं महायान में विभाजन। तो बौद्ध धर्म यहाँ दो टुकड़ों में बट गया, हीनयान और महायान, चतुर्थ बौद्ध संगति में। तृतीय बौद्ध संगति में प्रमुख कार्य था अभिधम पिटक का संकलन, द्वितीय बौद्ध संगति में जो प्रमुख कार्य था स्थविर एवं महासांघिक में विभाजन, और प्रथम में जो प्रमुख कार्य था शुद्ध एवं विनय पिटक का संकलन। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक बार रिकॉल करते हैं इसको। बिहार में बौद्ध एवं जैन धर्म। बिहार में जन्मे जैन तीर्थंकर थे। 10वें तीर्थंकर शीतल नाथ थे। 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य, जन्मभूमि चंपापुरी भागलपुर के निकट। 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, जन्मभूमि मिथिला। 20वें तीर्थंकर सुब्रत नाथ, जन्मभूमि राजगृह। 21वें तीर्थंकर नमीनाथ, जन्मभूमि मिथिला। देखिए यहाँ पर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में नहीं लिखा गया। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ याद कर लीजिए। और महावीर थे 24वें तीर्थंकर और अंतिम थे ये 24वें तीर्थंकर। महावीर और बिहार, इसका जन्मस्थल वैशाली था, कुंडल ग्राम बोलते इसको, कुंडल वन करके है। और यहाँ पे लिखा है बशाड़ मुजफ्फरपुर वैशाली। कैवल्य प्राप्ति हुआ इनको, ज्ञान की प्राप्ति जो बोलते हैं, रजुपालिका नदी के तट पर चिरम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश दिया राजगृह में बराकर नदी के तट पर विपुलाचल पहाड़ी में। प्रथम वर्षावास था अस्तिक का ग्राम। निर्वाण की प्राप्ति हुई थी पावापुरी राजगृह के समीप। और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बिहार में निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों की संख्या 2 है, जो महावीर है पावापुरी में उन्होंने किया था, और दूसरा है वसुपूज्य चंपा में। और समेत शिखर जो कि झारखंड है, समेत शिखर झारखंड पर निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों की संख्या 20 है। हमने पढ़ा जैन संगतियां 2 हुई थी, प्रथम एवं द्वितीय। प्रथम संगति स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष स्थूलभद्र, वर्ष 310 ईसा पूर्व। परिणाम हुआ था लुप्त ग्रंथों का संकलन, श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन, प्रथम में ही हो गया था। द्वितीय संगति हुई थी बल्लभी गुजरात में, अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा श्रवण, वर्ष था 500 ईस्वी। परिणाम ग्रंथों का संकलन। अब हम लोग बौद्ध संगति की बात करते हैं। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में, अध्यक्ष थे महाकश्यप, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान था राजगृह सप्तवर्णी गुफा। प्रमुख कार्य सुत एवं विनय पिटक का संकलन। द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी 383 ईसा पूर्व में, स्थान वैशाली, अध्यक्ष सुबुकामी, शासक कालाशोक, और प्रमुख कार्य थे स्थविर एवं महासांघिक में विभाजन। तृतीय बौद्ध संगति 247 ईसा पूर्व में हुई थी। पाटलिपुत्र स्थान था, अध्यक्ष मोगली पुत्तिस, शासक अशोक, प्रमुख कार्य था अभिधम पिटक का संकलन।
चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करें तो स्थान कुंडलवन कश्मीर था, समय पहली शताब्दी और शासक कनिष्क थे। प्रमुख कार्य हीनयान एवं महायान में विभाजन, अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। अब हम लोग चर्चा करते हैं बिहार में स्थित बौद्ध महाविहार की। वो है कुम्हरार महाविहार और तिलक महाविहार, जगदल महाविहार, लौरिया नंदनगढ़, श्वेतपुर महाविहार, कुम्हरार महाविहार, ये पटना में कुम्हरार है, कुम्हरार महाविहार पटना में है ये। तिलधक महाविहार, तिलधक यहाँ पहली बार सुने, तिलधक महाविहार, इसकी अवस्थिति नालंदा में और किसके समीप है? तिल्लास गांव के पास। तिल्लास गांव के पास नालंदा में तिलधक महाविहार है, बौद्ध महाविहार। उसके बाद है जगदल महाविहार, अवस्थिति है गंगा व तोया नदी के संगम पर, जगदल गांव बांग्लादेश। ये बांग्लादेश में, बिहार में दो ही है। जगदल महाविहार है, अवस्थिति गंगा व तोया नदी के संगम पर, जगदल गांव बांग्लादेश। संस्थापक पाल वंशीय शासक रामपाल। लौरिया नंदनगढ़ महाविहार, स्थिति वर्तमान बेतिया, पश्चिम चंपारण जिला। टकसाल के साक्ष्य यहाँ से, लौरिया नंदनगढ़ महाविहार से। श्वेतपुर महाविहार की चर्चा करेंगे, अवस्थिति है हाजीपुर के निकट चेचर ग्राम और विशाल स्तूप है संभवतः आनंद का। बिहार स्थित प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम। 3 पुस्तकालय हैं, रत्नासागर, रत्नोदधि, रत्नरंजन। कुलपति है सीलभद्र, महिषांग के समय धर्मपाल सीलभद्र से पूर्व थे कुलपति। राहुल मित्र सिंह के समय राहुल श्रीभद्र अंतिम कुलपति रहे। उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक गोपाल रहे हैं, अवस्थिति वर्तमान बिहार शरीफ में रहा है उदंतपुरी, और तंत्र विद्या का केंद्र रहा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कोसी एवं गंगा के संगम पर स्थित है, संस्थापक धर्मपाल, उपाधि विक्रमशिला। वज्रयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा है, विद्वान है दीपंकर, श्रीज्ञान, आतिश, वैरोचन, रक्षित एवं उभय शंकर गुप्ता जी। फ्रेंड्स, इस चीज को मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूंगा। बिहार स्थित बौद्ध महाविहार को फिर से अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।